नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं अपूर्वा। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला की 2 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और नगर निगम के महापौर कुलभूषण गोयल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सेक्टर 19 में लगभग 30.54 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि पुल का अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, केवल स्लैब डालने का जो काम है वो बाकी है, जिसे इसी माह में पूरा कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य में तेजी लाएं ताकि गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये आरओबी जनता को समर्पित किया जा सके। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि सीएम ने किन योजनाओं का औचक निरीक्षण किया है और क्या कुछ उसको लेकर निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि ठेकेदारों को मनोहर निर्देश। पंचकुला में सीएम ने 2 परियोजनाओं का निरीक्षण किया है और इस दौरान निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। आपको बता दें सेक्टर 19 में 30.54 करोड़ की लागत से बना रहा ये आरओबी और अधिकारियों को आरओबी का काम जल्द पूरा करने के तो आपको बता दें ठेकेदारों को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कई निर्देश भी दिए। उन्होंने नगर निगम पंचकुला के कार्यालय भवन का भी निरीक्षण किया। पंचकुला के सेक्टर 3 में 29 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है भवन, जिसका निरीक्षण सीएम मनोहर लाल ने किया। इसके अलावा अधिकारियों और संबंधित एजेंसी से काम की जानकारी भी ली है। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। तो आपको बता दें निरीक्षण के दौरान सीएम मनोहर लाल अधिकारियों को निर्देशित करते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वही हमारे संवाददाता साक्षी ने स्पीकर ज्ञानचंद से इन्हीं सब मुद्दों पर खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, चलिए आपको सुनाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पंचकुला में कई निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया और जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठेकेदार हैं, उनके साथ सख्त लहजे में उन्हें हिदायतें भी थी कि ये जो काम है ये जल्द से जल्द पूरा होकर जनता के की सहूलियतों के लिए उन्हें सुपुर्द कर दिए जाने चाहिए। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद हैं। सर, आज निरीक्षण किया गया, चाहे वो 19 सेक्टर के ओवरब्रिज की बात कर लें, 3 सेक्टर की जो एमसी की बिल्डिंग है उसकी बात कर लें। लंबे समय से एमसी की बिल्डिंग में जो काम था वो रोका हुआ था, कुछ छोटे छोटे चीजों की वजह से। क्या रहा आज बातचीत करके कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ? देखिए, वैसे तो वास्तविक रूप से तो मुख्यमंत्री जी ने हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता तरुण भंडारी जी के पिताजी की तबीयत का हालचाल पूछने के लिए हॉस्पिटल जाना था, लेकिन उन्होंने कहा कि जब पंचकुला जा रहे हैं तो कुछ ज़मीनी स्तर पर क्या चल रहा है वो भी देखना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो आपके यहाँ क्या काम हो रहा है, कुछ डिले है। मैंने बताया उनको कि ये ऐसी ऐसे 2-3 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो बहुत देर पहले पूरी होनी चाहिए थी, अभी नहीं। तो उन्होंने कहा कि चलो जा कर के देखते हैं वहाँ पर। तो उसी जाते ही हमने वहाँ पर पहले जो नगर निगम की बिल्डिंग है वो कम से कम 1 साल देरी हुई है, उसमें उसका निरीक्षण किया। वहाँ के ठेकेदार से, वहाँ के अधिकारियों से बातचीत की और जो वो बातचीत में सामने आया, कुछ टेक्निकल जो दिखते हैं या यूं कह लीजिए कि अधिकारियों का और जो ठेकेदार का आपस का तालमेल ठीक ना होने के कारण बिल्डिंग डिले हुई है।
कुछ कारण जो उन्होंने बताया कि कोविड के कारण बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन लेट शुरू हुई, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और ये जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं इसको बैठ करके तुरंत इनका समाधान किया जाए। और इसी प्रकार से जो सेक्टर 19 के अंदर रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है वो भी लगभग 1 साल डिले चल रहा है। तो वहाँ पर भी जो वहाँ के ठेकेदार थे, वहाँ के अधिकारी थे, उन्होंने बताया कि क्योंकि ये प्रोजेक्ट रेलवे डिपार्टमेंट और जो हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उन दोनों के तालमेल से बन रहा है। कहीं रेलवे के डिपार्टमेंट के अंदर कोई देरी हुई उसके कारण ये प्रोजेक्ट डिले हुआ। तो दोनों ही स्थानों पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा सख्ती से उनको कहा है कि ये ऑलरेडी 1 साल से ज़्यादा लेट हो चुके हैं, इनको जल्दी से जल्दी इन प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाए ताकि जिस पर्पज़ के लिए, जनता की सुविधा के लिए ये जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं उससे जनता को लाभ मिल सके। वहीं सांसद कार्तिक शर्मा राज्यसभा सत्र में निरंतर आमजन से जुड़े मामलों को उठा रहे हैं। आज एक बार फिर सांसद कार्तिक शर्मा ने हरियाणा के ईएसआईसी अस्पतालों पर चिंता जताई। कार्तिक शर्मा ने कहा कि भारत सरकार ने हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक और अंबाला में ईएसआईसी अस्पताल के खोलने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य था कि असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को कम रेट पर अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिल सके। इस समय ईएसआईसी द्वारा प्रदेश के 15 अस्पतालों में टाई अप किया गया है, जिससे एमआरआई, सिटी स्कैन और अन्य इमेजिंग टेस्ट और लंबे इंतजार से लोगों को राहत मिली है। कार्तिक शर्मा ने कहा कि दूसरी ओर अस्पतालों में बड़े पैमाने पर स्टाफ की कमी है। ईएसआईसी अस्पताल डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ दोनों की कमी से जूझ रहे हैं। इनके खाली पदों को भरे जाने की जरूरत है। स्टाफ की कमी के चलते मरीजों को पहले ही ज्यादा लोड सहन कर रहे सरकारी अस्पतालों या प्राइवेट का रुख करना पड़ता है। प्राइवेट अस्पतालों में उनको ज्यादा फीस देनी पड़ती है। ऐसे में जरूरत है कि ईएसआईसी अस्पतालों में खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। Sir, I rise to mention the following matter of urgent public importance in the House. On 25th May 2022, the central government has announced that 5 ESIC hospitals will be set up in the districts of Hisar, Ambala, Karnal, Sonipat or Rohtak and Panchkula of Haryana to ensure affordable healthcare for people working in the unorganized sector. From newspaper reports, I've come to know that Honorable Prime Minister has instructed the Employees State Insurance Corporation to expand its medical infrastructure by enhancing its reach to all 740 districts of the country by using its more than ₹1 trillion reserve fund, lying mostly in the fixed income instruments with the banks. The foundation stone was laid for one of the 500-bed ESIC hospital at IMT Manesar, Gurugram. At present, only 15 hospitals have a tie-up with ESIC in the state of Haryana. The load on MRI, CT scan and other imaging tests is very high, as patients have to wait for more than 3 months to get these tests done. I am very sorry to mention that the state of affairs at the region of ESIC health centers, which cater to employees of private and government sectors, is very bad, as they are plagued with an acute shortage of doctors and paramedical staff. Lack of required strength of doctors, especially specialists, forces the patients to seek treatment in already overburdened government-run hospitals or private hospitals, of which they have to pay a hefty fees. I request the government to take immediate steps to set up the hospitals and do the needful to fill the vacant posts of doctors and paramedical staff urgently. Thank you. Thank you. खबरों में आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी हां, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि राहुल गांधी काफी समय से यात्रा कर रहे हैं। वो जहां जहां जाते हैं और सोनिया गांधी जहां जहां जाती है वहां कांग्रेस हारती है। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि गांधी परिवार लंबे समय से खाली थे, घूम लेंगे, यात्रा से उनका शरीर भी ठीक रहेगा। वहीं कमल गुप्ता ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, कांग्रेस को भी जोड़ पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। राहुल तो काफ़ी टाइम से यात्राएं कर रहा है और काफ़ी प्रोग्राम कर रहा है। मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसी
विधानसभा या लोकसभा की सीट हो जहाँ राहुल गया और वो सीट जीत ली हो, क्योंकि वो वैचारिक रूप से सेटिस्फाई नहीं कर सकता लोगों को, ना उसके पास कोई विचारधारा है, ना उसके पास कोई शब्द है इस प्रकार के, लोग अनसेटिस्फाई होकर जाते हैं। और उसका परिणाम ये है कि जहाँ सोनिया गांधी और राहुल गांधी जाते हैं तो ज़्यादातर वो सीटें हारते हैं। उसका कारण यही है, राहुल गांधी ने जो कुछ कह दिया वही सत्य है, और हम तो वही करेंगे जो राहुल गांधी ने कह दिया। राहुल गांधी को तो अपना ही नॉलेज नहीं कुछ भी है, तो वो तो उल जुलूल बयान देते ही रहते हैं। और उनके छोटे लीडर जो हैं वो उस बात को सत्यता करने के लिए जैसे भगवा आतंकवाद और दूसरे शब्द इन्होंने चलाए, आज सबके सामने है कि वो गलत थे, और वो सारी गलतियाँ और उसके परिणाम भी भुगत रही कांग्रेस खत्म होने की ओर है। और अगर ऐसे ही चलती रही तो मैं समझता हूँ कि जल्दी इसका नामो निशान मिट जाएगा, अगर इसी प्रकार से चलते रहे। यात्रा मेरे हरियाणा से एंट्री, मेरे मेवात से एंट्री होगी, फिरोजपुर से, और यात्रा एंट्री तो फैजाज से लेकर आपके यूपी जाएगा, यूपी तक आपके यहाँ एंट्री होगी। यात्रा करना बढ़िया बात है, स्वास्थ्य के लिए ठीक है, स्वास्थ्य ठीक करना है, स्वास्थ्य के लिए बापू बेटे भी लग रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक कर लेंगे। गांधी परिवार भी बहुत दिन से ठाली था, ठीक है, घूम लेंगे फिर लेंगे। ध्यान तो होना चाहिए देश की संस्कृति, गर्मी सर्दी बारिश, ज्ञान होना चाहिए। पता नहीं था ना सर्दी कब पड़ती है, गर्मी कब पड़ती है, बारिश कब होती है, और इस तरह का ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है, यात्रा बढ़िया बात है, करनी चाहिए। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक पार्टी को अपनी तरह से कार्य करने का अधिकार है। अब ये उनका अपना मामला है, अब वो कांग्रेस को भी कैसे जोड़ पाते हैं या नहीं। और जब देश आज़ाद हुआ था तो विरासत में ऐसा वो क्लेम करते थे, और पूरे देश में और हर एक प्रांत में उन्होंने 40-50 साल राज किया, और अब उनका कोई नाम लेवा भी नहीं है। तो छटपटा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका अपना। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में आने वाली है, जिसकी तैयारी में कांग्रेस पूरी तरह से जुट गए हैं। कांग्रेस की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा से बात की हमारे संवाददाता ने, क्या कुछ कहना है उनका, चलिए आपको पहले सुनवाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की 2 दिनों के बाद हरियाणा में आने जा रही है। उसकी कड़ी के अंदर बातचीत करेंगे हरियाणा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कुमारी सैलजा से जाने किस तरह की तैयारियां की गई है और आने वाले समय में किस तरह की रणनीति रहेगी। नमस्ते करना, आपकी कांग्रेस से यात्रा 2 दिनों के बाद हरियाणा में आने वाली, किस तरह की तैयारियां की गई है और क्या आगे की रणनीति रहेगी? पूरी तैयारी है, 2 चरण में राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में होगी। 21 तारीख को प्रवेश कर रहे हैं राजस्थान से, फिरोजपुर जिरका से, और 3 दिन जो हमारा आप समझ लीजिए दक्षिण हरियाणा है, वहाँ पर उनकी यात्रा होगी और फिर वो दिल्ली जाएंगे। उसके पश्चात कुछ दिन थोड़ा एक ब्रेक है, फिर यूपी में 3-4 दिन का करके हरियाणा में फिर से आएंगे, और आगे पंजाब की तरफ होते हुए कश्मीर जाना है उन्होंने। तो 2 चरण में हरियाणा में ये यात्रा होगी। पहला चरण 3 दिन का, उसके बाद जो हमारा जीटी रोड है उस तरफ से हफ्ता भर का होगा। मैम, एक हरियाणा के अंदर इस ट्रेंडिंग पानी का लगातार विरोध हो रहा है, लगातार देवेंद्र भव्य कल भी हिसार के अंदर विरोध हो रहा है, जब भी जनसंवाद कार्यक्रम होता है तो वहाँ विरोध होता है। तो कांग्रेस किस तरह का देखती है, किस तरह का यहाँ पर जो सरकार द्वारा प्रणाली लाई जा रही है ई ट्रेंडिंग को लेकर, क्या चीज है मैम बताओ? देखो, इनके जब भी ये फैसले हुए हैं, आप देखते हो कि हरियाणा के जनता का इंटरेस्ट बिना देखे ये ऐसे फैसले कर देते हैं, तो जन विरोध होना स्वाभाविक है। जनता से जुड़े हुए हैं नहीं, एक तरफा बात करना इनका काम करने का तरीका हो चुका है, और यही कारण है कि इनको यू टर्न सरकार कहा जाता है। फैसले लेते हैं, उस पर अड़ जाते हैं, फिर जनता का विरोध है। सरकार का कहना है कि हम भ्रष्टाचार मिटाने के लिए पॉलिसी लेकर आए हैं। आप ये मानेंगे कि जितना भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ है पिछले इतने सालों में, आज तक आप मुझे बता दीजिए कि इतने स्कैम जो हुए हैं उनमें किसी को भी कहीं अंजाम मिला क्या? कुछ लोग पकड़े गए क्या? नीचे के छोटे मोटे 2-4 अफसरों को ये सस्पेंड करके कहते हैं।
कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि 25 दिसंबर को यमुनानगर में पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन होगा, जिसमें प्रदेश बीजेपी प्रभारी सहित अन्य बीजेपी नेता हिस्सा लेंगे। इस बैठक में पन्ना प्रमुखों को लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ने के लिए टिप्स दिए जाएंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि बीजेपी अब बूथ स्तर के बाद पन्ना लेवल पर भी मजबूती के लिए काम कर रही है। बीजेपी कैडर बेस पार्टी है और अब 20 पन्ना प्रमुख के बाद समिति बनाएंगे। यात्रा नहीं है, ये कार्यक्रम है पन्ना प्रमुख का। एक पन्ने पे एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। ऐसे 3682 कार्यकर्ता हैं जिनकी जिम्मेदारी दी गई। उनका एक सम्मेलन है और जो हमारे प्रभारी हैं विपुल देव जी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री, उसमें हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। हमारे और लीडर भी उसमें आएंगे, वो भी मार्गदर्शन करेंगे। तो किस प्रकार से कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है और अपने काम को किस प्रकार से अंजाम दें। इस पन्ना प्रमुख में सभी लोग, यानी कि एक छोटे छोटे कार्यकर्ता से लेकर माननीय प्रधानमंत्री तक सब लोग पन्ना प्रमुख बन रहे हैं और सबके जिम्मे ही 60 वोट जो है उसकी जिम्मेदारी है कि उसकी देखरेख करनी और उसके कुछ काम है तो उसकी भी चिंता करनी और उसको अपनी विचारधारा से अवगत कराना। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। इसका पूरा संगठन है, राष्ट्रीय लेवल पर भी है, स्टेट लेवल पर भी है और उसके बाद जिले लेवल पर भी है, मंडल लेवल पर भी है, बूथ लेवल पर भी है। और हमारी पार्टी अब पन्ने की ओर बढ़ रही है। जैसे बूथ की समितियां बनाई हमने, बूथ के त्रिदेव बनाए, बूथ का पालक बनाया, बूथ का अध्यक्ष बनाया, बूथ का प्रभारी बनाया। ऐसे ही हमारी कोशिश ये है, हमने बूथ की समितियां भी बना दी। एक बूथ में लगभग 1000 वोट होते हैं और एक पन्ने पर 60 वोट होते हैं। तो एक किस्म से अगर 1200 वोट हों तो 20 पन्ने हो गए। तो हमारी कोशिश ये है कि 20 पन्ना प्रमुख हम बनाएं और फिर उसके बाद पन्ना प्रमुख के बाद पन्ने की समिति भी बनाए। एक पन्ने पर 60 वोट होते हैं, लगभग 12 से 18 एवरेज परिवार होते हैं। तो हमारा एक एक कार्यकर्ता 2-2, 3-3 परिवारों को संभाले। और ऐसा जो बात मैं आपको कह रहा हूँ, ऐसा हमारे पूरे भारत में गुजरात जैसी जगह पर यह संगठन अवेलेबल है और यही एक कारण है कि हम गुजरात में इतने भारी बहुमत से और अनेक वर्षों से जीतते आए हैं। हरियाणा के सैकड़ों प्राइवेट स्कूलों पर इस बार बंद होने की तलवार लटक रही है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इससे लेकर कहा कि इस बार नियम पूरे किए बिना अस्थायी मान्यता किसी भी सूरत में नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 2003 के बाद कई बार नियमों में संशोधन किए गए ताकि ज्यादा स्कूल बंद न हो। बिल्कुल निराधार है। 2003 में जो स्कूल थे उनके लिए कुछ नियम बने थे, लेकिन उनमें संशोधन होता रहा और अब वो बहुत घटाए के जो ज़मीन थी वो बहुत ही कम कर दी गई है। उससे नीचे उसको कर भी नहीं सकते। और पिछली बार हमने इनको कहा था कि भाई अगली बार हम आपको ये मान्यता नहीं देंगे, तो आप या तो ये ज़मीन पूरी करो, कोई भी इसका तरीका अपनाओ, और या फिर ये इस प्रकार से मान्यता हम नहीं दे सकते। तो पिछली बार उनका क्या कि मान्यता दी थी और वो सब लोग सेटिस्फाई थे कि ठीक है अब की बार मान्यता दो। अगर उन्होंने इस प्रकार के एडमिशन किए तो मैं समझता हूँ उन्होंने गलत काम किया। नहीं, इसमें सर कुछ रिलैक्सेशन मिलने वाला है? रिलैक्सेशन 2003 से लेकर अब तक रिलैक्सेशन तो दे रहे हैं। इसके आगे रिलैक्सेशन क्या दें? मान लो मैंने 250 गज में स्कूल खोल दिया तो 250 गज से नीचे कहाँ लेके जाएं उसको? अब ये तो कहते हैं उसको भी हम 100 गज में कर दें, तो कर नहीं सकते ना जी। कोई ना कोई नियम तो रखने पड़ेगा ना जी। वहीं पोर्टल पर विपक्षी हमले का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि ऑनलाइन से भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है। शीतकालीन सत्र को लेकर कमल गुप्ता ने कहा कि विपक्ष के आग्रह पर 22 दिसंबर की बजाय 26 दिसंबर से सत्र रखा गया है। वहीं सांसद धर्मवीर के भिवानी को एनसीआर से बाहर करवाने के सवाल पर कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि एनसीआर में होने के कई फायदे हैं। हालांकि 15 साल पुरानी गाड़ियों को बंद करने के फैसले के बाद जिन लोगों के पास ऐसी गाड़ियां हैं वो जरूर चाहेंगे कि भिवानी एनसीआर से बाहर हो जाए। जहाँ तक उनका भ्रष्टाचार की बात है तो हर चीज़ रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट टर्म में कोई चीज़ नहीं होती। हमने इतने प्रकार के पोर्टल बनाए। पोर्टल बनाने का एकमात्र ध्येय यही है कि एक तो डिजिटलाइजेशन होती है, रिकॉर्ड अच्छा होता है। दूसरा, जब ऑनलाइन सब चीज़ें अप्लाई करते हैं तो उसमें भ्रष्टाचार नहीं के बराबर होता है। अब उसमें भी कोई रास्ता निकाल ले तो निकाल ले, लेकिन एक आम तौर पर कोई भी चीज़ ऑनलाइन आती है तो रिलेटिव भ्रष्टाचार उसमें कम होता है, मैं समझता हूँ।
तो हम भ्रष्टाचार को दूर करने की ओर अग्रसर हैं। हमने अनेक प्रकार के नगर दर्शन हैं, हमने हरियाणा इंजीनियरिंग पोर्टल बनाया है, हमने ऑटो अपील सिस्टम का पोर्टल बनाया है, हमने प्रॉपर्टी आईडी का पोर्टल बनाया है, हमने दुनिया भर के पोर्टल बनाए हैं, जिसमें ग्राम दर्शन बनाया है। तो इस तरह के पोर्टल से हम समझते हैं कि आने वाले डिजिटलाइजेशन, जो न्यू इंडिया, जो न्यू टेक्निक जो पूरे विदेशों में भी आज चल रही है, उस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए हम इस ओर बढ़ रहे हैं। हुड्डा साहब ने, जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कहा कि उनकी यहाँ पर भारत जोड़ो सो कॉल्ड यात्रा निकल रही है, तो जो अपोजिशन के विधायक हैं वो सत्र में नहीं आ पाएंगे। अगर हम चाहते तो सत्र को उन्हीं दिनों में रख सकते थे, लेकिन डेमोक्रेसी में अगर अपोजिशन सदन में ना हो तो सत्र चलाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता डेमोक्रेसी में। उनकी इस बात को, इन सजेशन को हमारे हरियाणा के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने तुरंत माना और डेट्स में चेंज किया। मैं समझता हूं कि ये इस बात को प्रमाणित करती है कि हम विपक्ष के सभी हल्ला बोल जो मुद्दे हैं उनका जवाब देने के लिए तैयार है। ये अपना अपना व्यू है। चौधरी धर्मवीर जी का ये व्यू हो सकता है, तो व्यू हो सकता है, तो उसके नाते उन्होंने उनसे बात की होगी। दोनों बातें होती हैं। एनसीआर में होने के कई फायदे हैं, लेकिन कई दफ़ा, जैसे ये गाड़ी की मैं आपको बात बताता हूँ, एनसीआर में ये कहा है कि भी 15 साल से पुरानी गाड़ी नहीं चलने देंगे। तो वैसे तो वो अच्छी बात है, नहीं चलने देंगे तो उससे एक्सीडेंट, प्रदूषण ये कम होगा, लेकिन वो नियम एनसीआर के अलावा जो स्थान है उनमें नहीं है। तो जिनके पास 15 साल से ऊपर की गाड़ी है वो ये चाहेंगे कि हम एनसीआर से बाहर रहें, और जो एनसीआर के अंदर हैं उनको और तरह की सहूलियत मिलेंगी, तो उसमें वो ये चाहेंगे कि हम एनसीआर के अंदर रहें। ये थोड़ा पर्सनल वेरिएशन होता है और उस हिसाब से व्यक्ति अपना लाभ हानि देगा। तो हरियाणा विशेष में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।